हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका LNIS के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर TC गुर्जर। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ ही आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सब जुड़ जाइए, हमसे कनेक्ट होइए और कमेंट करके बताइए। प्रीलिम्स को महज 35 से 40 दिन बचे हैं दोस्तों। तो उसी प्रीलिम्स की तैयारी को ध्यान में रखते हुए LNIS आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स पर कुछ रिवीजन क्लास लेकर आया है जिनसे लगभग यूपीएससी हर वर्ष सवाल पूछती है। इन टॉपिक्स में हम देखेंगे, देखिए इन टॉपिक में हम कुछ आगामी क्लासेज में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिसमें हम देखेंगे यूपीएससी है, निर्वाचन आयोग है, फाइनेंस कमीशन है। दूसरा है गैर संवैधानिक निकाय, इसमें हम NHRC देखेंगे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तीसरा है भारतीय नृत्य, इंडियन डांसेज। दोस्तों इसमें हम देखेंगे शास्त्रीय नृत्य, कुछ भरतनाट्यम है, मोहिनीअट्टम है, कथकली है, वो सब हम इसमें कवर करेंगे। छऊ है। चौथा टॉपिक जो होगा वो होगा भारतीय साहित्य, इंडियन लिटरेचर। इसमें हम द्रविड़ साहित्य देखेंगे, जिसमें संगम साहित्य, कन्नड़ साहित्य, तमिल साहित्य जो है। और नेक्स्ट होगा भारत में विदेशी यात्री, फॉरेन ट्रेवलर्स इन इंडिया। दोस्तों इसमें मेगास्थनीज से लेकर फाइयान, मार्कोपोलो, ट्रेवरनियर, बर्नियर, ये विदेशी यात्री हम इसमें कवर करने वाले हैं। ये कुछ टॉपिक पॉलिटी के हैं, ये कुछ टॉपिक हिस्ट्री के हैं, और हम आगे बात करेंगे। इसमें देखना यूपीएससी हर बार इनमें से कुछ ना कुछ सवाल प्रीलिम्स में जरूर पूछता है। नेक्स्ट है कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। दोस्तों इसमें हम कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 से लेकर 1947 तक जो भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए उनमें प्रमुख प्रमुख जो अधिवेशन है वो हम देखेंगे। फिर संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, इसमें हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1813, 1833, 53 इत्यादि देखेंगे। प्रमुख आदिवासी एवं किसान आंदोलन हम देखेंगे दोस्तों। इसमें अगर हम बात करें तो 1857 से पहले के किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन देखेंगे, और 1857 के बाद के आंदोलन देखेंगे, जैसे मोपला किसान आंदोलन है, हो एवं मुंडा किसान आंदोलन है, ये सब हम देखेंगे। वही दोस्तों अगर हम बात करें एनवायरमेंट, इकोनॉमी और IR से संबंधित कुछ कन्वेंशन, कुछ संगठन पर भी हम बात करेंगे। एनवायरमेंट की अगर हम बात करें तो दोस्तों बेसल कन्वेंशन, रोटरडम कन्वेंशन, ये सब हम इसमें कवर करेंगे। इकोनॉमी में अगर हम देखें तो WTO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ऐसे इंस्टीट्यूशन इकोनॉमी में हम कवर करने वाले हैं। IR में अगर देखें तो G20 है, बिम्स्टेक, सार्क, ये सब जो संगठन है हम इसमें कवर करेंगे। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक भी लेंगे जिसमें आप कमेंट करके जो भी हमको बताओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। आज हम दोस्तों देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संवैधानिक निकाय। इस टॉपिक में दोस्तों अगर हम बात करें तो हम देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, GST काउंसिल, और अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अगला इसमें हम देखेंगे अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत का नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, भारत के महान्यायवादी और राज्य का महाधिवक्ता। अब दोस्तों इन टॉपिक्स को ना हम ऐसे कवर करेंगे, सपोज कीजिए कुछ जो निकाय हैं जिनका कार्यकाल इंपॉर्टेंट है, नियुक्ति और पद से हटाना जिनका इंपॉर्टेंट है, उनको हम एक टेबल के माध्यम से वो देख लेंगे। जिन निकायों की संविधान संशोधन में आवश्यक है कि क्या संविधान संशोधन उसमें इंपॉर्टेंट रहा है, वो हम उसमें देखेंगे। तो क्लास स्टार्ट। इसके बाद हम ये गैर संवैधानिक निकाय भी इसमें देखेंगे, बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे ना स्टूडेंट्स को एक डाउट रहता है मोस्ट कॉमन कि संवैधानिक और गैर संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में डिफरेंस क्या है। तो ये आज हम समझते हैं। दूसरा एक डाउट रहता है कि संवैधानिक, गैर संवैधानिक, वैधानिक, असंवैधानिक, ये 3-4 जो शब्द है जो कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को, इनमें क्या क्या अंतर है। देखिए
दोस्तों नाम से ही पता लग रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी कि संवैधानिक निकाय, यानी जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं ना कहीं किया गया है वो संवैधानिक निकाय है। जैसे कि वित्त आयोग, इसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में मिलता है। अब ये जो आयोग हैं, संवैधानिक जो निकाय हैं, ये अपनी शक्तियां भी दोस्तों संविधान से ग्रहण करते हैं। और सपोज कीजिए इनमें कोई बदलाव करना हो, इनमें कोई संशोधन करना हो, तो संशोधन भी संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से करना होगा। जैसे यूपीएससी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, ये सब। दूसरा आता है दोस्तों नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, गैर संवैधानिक निकाय, इनको संवैधानेतर निकाय भी बोलते हैं। इसको हम जनरली 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक वैधानिक निकाय स्टैट्यूटरी बॉडीज, दूसरा एग्जीक्यूटिव बॉडीज कार्यकारी निकाय। अब स्टैट्यूटरी बॉडीज यानी वैधानिक निकाय, इसका अर्थ है दोस्तों ये जो निकाय है ना, इनका जो गठन है वो संसद के किसी अधिनियम से या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम से इनका गठन किया गया है। अब उस एक्ट से इनका गठन किया गया है तो ये अपनी शक्तियां भी इसी एक्ट से ग्रहण करती हैं। और इनमें अगर कोई संशोधन करना हो, कोई परिवर्तन करना हो, कोई बदलाव करना हो तो इस एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा दोस्तों। वही दूसरा है इसमें एग्जीक्यूटिव बॉडीज, जैसे कि वर्तमान में नीति आयोग, इससे पहले इसका पूर्ववर्ती था योजना आयोग। तो ये दोस्तों ना तो संविधान में वर्णित है, ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी एक्ट से नहीं बनाई है। इसको सिंपल गवर्नमेंट के किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, जो कार्यकारी आदेश होता है, उससे इसका गठन कर दिया जाता है। दोस्तों ये अंतर आज आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकायों में। एक शब्द आता है दूसरों असंवैधानिक। तो असंवैधानिक का मतलब है कि जो संविधान का उल्लंघन करती हो वो है असंवैधानिक। कोई भी एक्ट हो सकता है, कोई भी आचरण हो सकता है जो संविधान का उल्लंघन करता है, उसको हम बोलेंगे असंवैधानिक। तो अब आपको संवैधानिक, गैर संवैधानिक, असंवैधानिक और वैधानिक, इन चारों का अर्थ पता हुआ होना चाहिए। तो ये हो गया इनमें अंतर। अब दोस्तों इसमें देखो, हाँ हम बता रहे थे ना कि इनसे यूपीएससी हर बार कुछ ना कुछ सवाल पूछता है, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। अभी देखो, अभी देखा हमने, देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, देखा अभी, ये गैर संवैधानिक निकाय हैं कुछ। और देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का लास्ट ईयर का ही सवाल है, भारत के निम्नलिखित संगठनों निकायों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। पूछा है उपयुक्त में से कितने सांविधिक निकाय हैं, संवैधानिक निकाय हैं। इंग्लिश जरूर देख लेना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। हमको बताना है कि जो ये निकाय दिए हुए हैं इनमें से कितने संवैधानिक निकाय हैं। अभी देखा ना लिस्ट जो अपन ने देखी थी, तो देखिए इसका जो आंसर होगा केवल एक, क्योंकि देखिए ये है जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है संवैधानिक निकाय, इसको अभी ये जो संवैधानिक निकाय है इसको अभी संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसके बाद ये जो है ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इसका उत्तर होगा एक। ये आर्टिकल 338 बी में इसका उल्लेख है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का। तो इस तरीके से यूपीएससी इन पे सवाल हर वर्ष ना कहे तो यानी पूछता ही है। हाँ, तो हम आपको बता रहे थे ना कि हम इनको देखेंगे कैसे, इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसे टेंशन ना लेना। निर्वाचन आयोग डिटेल में पढ़ेंगे, संघ लोक सेवा आयोग डिटेल में पढ़ेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे, वित्त आयोग पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको, जनरली क्या होता है ना, स्टूडेंट्स को जब इनको याद करते हैं ना तो बहुत कन्फ्यूजन होती है, पैराग्राफ में पढ़ा है तो वो याद नहीं होता है कि, तो एक टेबल के माध्यम से ऐसे बता देते कि इनकी नियुक्ति में कौन करता है, कौन हटाता है, इनमें कन्फ्यूजन रहता है थोड़ा सा। और कार्यकाल किसका कितना है ये अपन डिस्कस इसको बता देते, जिसके बाद फिर इनको हम एक एक करके भी देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें देखो जो निर्वाचन आयोग है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये ध्यान रखना है। इसके जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये हटाए कैसे जाते हैं, इसको संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। अब ये प्रावधान, यानी इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि जो निर्वाचन आयोग के सदस्य है ना वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको जब राष्ट्रपति जब इच्छा हो तब उनको हटा सके, नहीं, कुछ स्ट्रिक्ट प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों ये प्रावधान
इसलिए किए गए हैं क्योंकि जिससे जो संवैधानिक निकाय है उनका कहीं मजाक ना बन जाए, यानी कुछ स्ट्रिक्ट, कुछ कठिन प्रावधान होंगे तभी इनमें संशोधन किया जा सकता है, इनके सदस्यों को हटाया जा सकता है पद से। वहीं इसके कार्यकाल की अगर बात करें तो इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। अब इसका अर्थ क्या है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। दोस्तों इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपनी 60 साल की एज में ज्वाइन किया, निर्वाचन आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हो, तो वो जब तक उनकी एज 65 साल होगी तब तक अपने पद पर रहेंगे, यानी कि वो 5 वर्ष रहेंगे। वहीं अगर मान लीजिए किसी ने अपनी एज की 50 या 55 साल की एज में उसने ज्वाइन किया निर्वाचन आयोग को सदस्य के रूप में, तो वो 6 वर्ष तक अपने कार्यकाल पर बना रहेगा। सेम कार्यकाल यूपीएससी के सदस्यों का है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। अब ये ध्यान रखना, निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, इनके सदस्यों का जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष है। अब यूपीएससी के जो सदस्य हैं संघ लोक सेवा आयोग के, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, ये ध्यान रखना है। और इनके सदस्यों को कैसे हटाया जा सकता है? दोस्तों इनके जो डिटेल में पढ़ेंगे आगे, यूपीएससी के जो सदस्य हैं इनको जो हटाने का आधार है, दिवालिया घोषित हो गया हो, राष्ट्रपति की उसकी मानसिक या कोई शारीरिक अक्षमता हो राष्ट्रपति की नजरों में, तो उसको तब उसको इसके आधार इसमें वर्णन किए गए हैं, डिटेल में देखेंगे यूपीएससी को आगे। तीसरा है दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग। अब यहां थोड़ा ध्यान रखना, यहां कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन इनके जो सदस्यों को हटाता राष्ट्रपति है। दोस्तों यहाँ क्या लगता है कि नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है तो हटा भी राज्यपाल रहा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और हटाएंगे राष्ट्रपति, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना। वही वित्त आयोग की बात करें दोस्तों, तो इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष में या पहले, जब भी राष्ट्रपति उपयुक्त समझे, इसका गठन होता है। अब देखिए, ये हमने 4 आयोग टेबल के माध्यम से समझ लिए, ध्यान रखना है। हाँ, राज्य लोक सेवा आयोग का जो कार्यकाल है वो ध्यान रखना 6 वर्ष या 62 वर्ष है, और यूपीएससी का 6 वर्ष और 65 वर्ष है, निर्वाचन आयोग का 6 वर्ष या 65 वर्ष है। अगला, अब देखो यहाँ पर वहां हमने कार्यकाल की बात करी उन 4 निकायों में, क्योंकि वहीं पे और उनको हटाना और उनकी नियुक्ति पे बात करी। यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है संविधान संशोधन। किस किस में? अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। और इसको एक टेबल से अभी समझ लेते हैं। हाँ, इसमें एक याद रखना, इन तीनों का ना, ये याद रखने का वो है थोड़ा, इन तीनों के कार्यकाल, सदस्य, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें सब राष्ट्रपति द्वारा तय है, सब राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। अब इसमें इन तीनों में संविधान संशोधन हमको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, आर्टिकल 338 संविधान का अनुच्छेद 338, इसमें पहले प्रावधान था इनके लिए एक विशेष अधिकारी का उपबंध थे, ये इनके लिए, इनके उत्थान और कल्याण के लिए एक विशेष अधिकारी होंगे। फिर उसके बाद दोस्तों 65वां संविधान संशोधन हुआ 1990, और 65वें संविधान संशोधन से दोस्तों इनके लिए, इन दोनों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया, और ये हो गया आर्टिकल 3, ये 338, ये 338 ये हो जाएगा। अब पहले किया गया था 65वें संविधान संशोधन से दोनों के लिए, बाद में 89वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, इसके माध्यम से आर्टिकल 338 ए जोड़ा, और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी एक पृथक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। वही दोस्तों अगर हम बात करें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की, तो इसको 102वां संविधान संशोधन 2018 और ये 2018, इसके माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इससे पहले ये एक वैधानिक निकाय था, ठीक है। तो ये इनमें हमने संविधान संशोधन देखा है, उधर कार्यकाल देखा था, और बाद में इनको एक एक करके हम डिटेल में देखेंगे ही। हाँ, अब इसमें देख लेते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीएजी, तो सीएजी बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी। दोस्तों इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और इसको भी संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है, यानी कि ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है। इनका कार्यकाल वही 6 वर्ष या 65 वर्ष, याद रखना, यूपीएससी वाला, निर्वाचन आयोग वाला और कैग वाला, तीनों का 6 वर्ष और 65 वर्ष है। भारत के महान्यायवादी, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते,
और इनको हटाते भी राष्ट्रपति है। हाँ दोस्तों, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, भारत के महान्यायवादी जो है यानी कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। इस पे भी यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, तो आप ही देखिए, कैग करता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत? नहीं करता। महान्यायवादी करते हैं, हाँ ये प्रसाद पर्यंत मतलब कि जो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। दूसरा, राज्य का महाधिवक्ता। दोस्तों राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है और उसको हटाता भी राज्यपाल है, ठीक है। इसके बाद अब दोस्तों हम आ जाते हैं निर्वाचन आयोग पर, भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब हम एक एक करके, अब हमारा इस क्लास का जो तरीका है वो यही रहेगा। सबसे पहले हम बॉडी को देखेंगे, ये संवैधानिक निकाय को, इसको पढ़ेंगे ब्रीफ में। इसके बाद यूपीएससी ने इस पर क्या सवाल पूछे हैं वो हम देखेंगे। इसके बाद कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हम देखेंगे और फिर क्लास खत्म करेंगे। दोस्तों अगर भारत निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसमें जो पॉइंट याद रखने लायक है, इसे चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है और यह संघ और राज्य का चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। इसकी स्थापना जो है वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 26 जनवरी से एक दिन पहले मतदाता दिवस भी मनाया जाता है इसके दिन, 25 जनवरी को। दोस्तों इसमें दूसरा जो है ये ना, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। संसद यानी देखो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनके ही चुनाव का संचालन करता है बस। इसका जो पंचायत है, स्थानीय निकायों के जो चुनाव होते हैं, पंचायत है, नगर पालिका है, इसके चुनावों से इसका कोई संबंध नहीं है। इनके लिए संविधान में पृथक चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। हाँ, अब इसमें दोस्तों एक और बात यहाँ पर क्या याद रखनी है, भारत निर्वाचन आयोग में इसके जो सदस्य है ना, वो बहुमत के आधार पर कार्य करते हैं और तीनों सदस्यों की स्थिति एवं शक्तियां समान होती है। हालांकि इनमें से एक चेयरमैन होता है, बाकी दो अन्य आयुक्त होते हैं, लेकिन कार्य जो है इनका वो बहुमत के आधार, इनके जो निर्णय है वो बहुमत के आधार पर ही होते हैं। इनका कार्यकाल ध्यान रखना है दोस्तों, अभी जो हमने देखा था 6 वर्ष या 65 वर्ष, वो संविधान में निर्धारित नहीं है। इसको एक संसदीय कानून के अनुसार 6 वर्ष या 65 वर्ष किया गया है। इनका जो वेतन है वो संचित निधि पर आधारित होता है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, जो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन, ये आपको याद रखना है। वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है वो आपका ये होमवर्क है, आप खुद सर्च करना। अब ईसीआई की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर संरचना की बात करें तो दोस्तों मूल रूप से ना इस आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त थे, लेकिन चुनाव आयोग संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे एक बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। बाद में 1993 में इसको फिर एक सदस्यीय निकाय बना दिया गया था, लेकिन फिर दोबारा से अब वर्तमान में 3 सदस्यीय है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। हम पहले बता चुके हैं दोस्तों, इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अन्य चुनाव आयुक्त, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। और इनकी जो पदमुक्ति है, इनको पद से जो हटाया जाता है वो दोस्तों संसद द्वारा इनको उसी आधार पर हटाया जाता है जिस बेस पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या जज को हटाते हैं, यानी कि सिद्ध कदाचार तथा अक्षमता के आधार पर। और कैसे हटाया जाता है? विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके। विशेष बहुमत मीन्स 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसके माध्यम से इसके सदस्यों को हटाया जाता है। यानी कि निर्वाचन आयोग के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करते हैं। अब इसके संवैधानिक प्रावधान है दोस्तों आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इसके संवैधानिक प्रावधान है। इसमें अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है। अनुच्छेद 25 में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल ना करने तथा इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान है। अब बताओ आर्टिकल 15 में कितने आधार हैं? इसमें 3 आधार हैं, ध्यान रखना है। धर्म, जाति और लिंग। उधर 5 आधार है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। यहाँ पर 3 आधार है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अनुच्छेद 325 लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे, ये आप थोड़ा पढ़ लेना। फिर संवैधानिक प्रावधानों में 327, 328 और 329 विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में ये संसद की शक्ति के बारे में विवरण देता है। 328 जो है वो विधानमंडल की शक्ति के बारे में बताता है।
और 329 में चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक की बात की गई है। अब देखो यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में इस पर सवाल पूछा है, अभी 12 वाला देखा था वो संवैधानिक निकायों पर, ये भारत निर्वाचन आयोग पर सवाल है। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का चुनाव आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, गलत है। अभी कहीं पढ़ा हमने 5 सदस्यीय निकाय? कहीं नहीं पढ़ा। केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, नहीं करता, चुनाव आयोग तय करता है, गलत है। चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन, विलय से संबंधित विवादों का समाधान करता है, हाँ ये सही है, यानी कि डी सही है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 का सवाल है। अब दोस्तों निर्वाचन आयोग के बारे में हमने थोड़ा ब्रीफ में देखा, उसका यूपीएससी ने जो सवाल पूछा वो देखा। अब कुछ अभ्यास प्रश्न की अगर हम बात करें तो देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रत्येक राज्य में राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। बताइए सही है या गलत है? गलत है दोस्तों। अभी बताया था ना कि स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न कराने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कोई भूमिका नहीं है, ठीक है। इसकी जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है वो उस संबंधित राज्य की सरकार इसको देखती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है, बिल्कुल ये सही, हटाया जा सकता है। यह लोकसभा एवं विधानसभा के निर्वाचन के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का फैसला करता है। बताइए गलत है, क्यों गलत है? कौन करता है ये फैसला? दोस्तों ये फैसला परिसीमन आयोग करता है, परिसीमन आयोग, तो ये भी गलत है। तो इसका उत्तर क्या हुआ? बी। अगला अगर हम देखें, एक और अभ्यास प्रश्न देखते, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? निर्वाचन आयुक्तों के मध्य निर्णय पर मतभेद होने पर मुख्य आयुक्त का निर्णय मान्य होता है। बताइए ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? दोस्तों गलत है। अभी देखा था कि इनमें अगर कोई मतभेद होगा निर्णय पे तो निर्णय जो है ना वो बहुमत से लिया जाएगा, ना कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसको डिसाइड करेगा, बहुमत से लिया जाएगा, यानी 3 में से 2 जो कहेंगे वो निर्णय लिया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों की सरकार द्वारा अन्य नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है, हाँ ये सही है, ये याद रखना है। कई संस्थान या आयोग ऐसे आएंगे दोस्तों जिनका रिटायरमेंट के बाद उनकी जो नियुक्ति है उन पर रोक है, बट निर्वाचन आयोग के सदस्यों पर ये रोक नहीं लगाई गई, ये आप ध्यान रखना। तो इसका आंसर बी होगा। तो इस तरीके से हम आगामी क्लासेज में, आज हमने निर्वाचन आयोग देखा, अगली क्लास में हम संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, ये सब देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।